Hello dear students, today I am going to continue chapter 5 of Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce, session number 4 of staffing. On the last session, I started and gave the information related to the HRM process, and then after process of staffing was started. Under that one, the first point, that is recruitment, we discuss meaning and also the list of the internal and external sources from where वी कैन रिक्रूट द डिफरेंट पर्सनस, यानी एम्प्लॉयज़ को हम कैसे रिक्रूट कर सकते हैं अंडर द पर्टिकुलर इंटरनल सोर्सेज विद इन द वन यूनिट जो कंपनी है उसमें से हम कैसे रिक्रूट करते हैं। उसके 3 पॉइंट हमने देख लिए, राइट। प्रमोशन, ट्रांसफर और एक आपके सामने ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, यहाँ तक हमने देखा था। नाउ लेट्स मूव टू द 4th पॉइंट, रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, जिसको यहाँ से हमने निकाल दिया है, यानी कि हमारी यूनिट में से निकाला। समटाइम्स दैट वर्ड इज़ नॉट गुड के निकाल दिया, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द वर्क, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द सम ऑफ द फाइनेंशियल, और मे बी ही डन दैट टाइप ऑफ द वर्क, इट इज़ नॉट रिलेटेड to the unit, so that's why somehow he or she will be retrenched, or maybe in past they will retrench. So recalling retrenched employees, former employees who were retrenched because of some reasons or who have joined elsewhere voluntarily can also be recalled by the management on the basis of their experience, knowledge and efficiency. So sometime it happens कि some of the, यानी group of the employees या 1 or 2 employees they retrenched. The reason is that because of that retrenchment, the reason is that कि उनको सैलरी शायद यहाँ से ज़्यादा मिलती हो, यहाँ वर्कलोड ज़्यादा हो, सैलरी कम हो, वहाँ पर सैलरी ज़्यादा हो और वर्कलोड भी ज़्यादा हो, डिपेंड, कोई भी रीज़न हो सकता है। और अनदर थिंग, वो वॉलेंटरी यहाँ से निकाला नहीं है, लेकिन वो वॉलेंटरी दूसरी जगह पर ज्वाइन हुआ है, उनको हम उनके एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी मैनेजमेंट उनको रिकॉल करता है। तो कीप इन माइंड वन मार्क क्वेश्चन, हु रिकॉर्ड द रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे मैंने आगे भी बोला था कि जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो है, राइट, उनके लिए जो रिकमेंडेशन है वो एम्प्लॉयज़ देते हैं, राइट, लेकिन उनको ऑर्डर मिलता है मैनेजमेंट से। दूसरा भी देखा, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, इनका भी ऑर्डर मैनेजमेंट से ही मिलता है। सो ऐसे यहाँ पर रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ को भी ऑर्डर मैनेजमेंट से ही मिलता है। और ध्यान रखने की बात जो है यहाँ पैरामीटर्स, वो एक्सपीरियंस, नॉलेज और एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन, प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र। अब ये प्रमोशन ऊपर हमने देख लिया, ये दोनों प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र देख लिया, इन दोनों को मिला के यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया है, प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र, दिस वन। तो ये कैसे काम करता है देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कैन बी ट्रांसफर्ड विथ प्रमोशन टू अनदर ब्रांच under the same management on the basis of their efficiency, experience and loyalty। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखो कि प्रमोशन होता था वो वैकेंट सीट को फिल करने के लिए होता था, वो नई पोजीशन खड़ी होती थी तो उसके लिए होता था। सो इट इज़ गिवन, प्रमोशन गिवन बाय द मैनेजमेंट। फिर ट्रांसफ़र भी देखा कि शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज है, जहाँ एक्सेस है, सरप्लस है, यहाँ से हम ट्रांसफ़र करें। लेकिन वेन एवर द प्रमोशन भी ट्रांसफ़र इज दैट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आते हैं, यहाँ न्यू पोजीशन के लिए कोई बात नहीं है, एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ है उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं विथ प्रमोशन, राइट, हमारी ही दूसरी ब्रांच में, वो भी मैनेजमेंट के अंदर होता है, राइट। और यहाँ पर भी 3 चीज़ें कॉमन है, एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी। यहाँ पर आप कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, स्किल को भी ले सकते हैं, नॉलेज को भी ले सकते हैं, ये सब कॉमन है। जैसे कि एक्सपीरियंस, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एफिशिएंसी, स्किल, लॉयल्टी, ये सब मिला के आप लिख सकते हैं। द रीज़न इज दैट उनके बेसिस पर ही उनका प्रमोशन के बाद ट्रांसफ़र और प्रमोशन दोनों साथ में होता है। सीधा एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय कैन बी ट्रांसफर विथ प्रमोशन टू हिज नेटिव प्लेस और इन अदर प्लेस ऑफ हिज चॉइस। अब ये तो उसकी चॉइस के लिए ना, समटाइम्स इट हैपन्स के प्रमोशन भी ट्रांसफ़र मैनेजमेंट की चॉइस का भी हो सकता है। ओके, उनको ज़रूरत हो ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस पर्सन की दूसरे यूनिट में, तो दैट मैनेजमेंट विल ट्रांसफर द पर्सन विद द प्रमोशन। ओके, यहाँ पर हमने बोला कि नेटिव प्लेस, अब ये हर बार तो नहीं होता है ना, हर एक कंपनी जो होती है उसका जो खुद जहाँ पर है उसको हर एक का दिमाग में रख के अगर ट्रांसफ़र करेगी प्रमोशन ट्रांसफ़र, तो नेटिव प्लेस में लिए सब जाने को तैयार हो जाएंगे। तो सिंपल चीज़ है, वहाँ उसका यूनिट होना जरूरी है, तो पहला प्रेफरेंस उसको मिलता है। यहाँ से क्या होगा, दिस विल बूस्ट अप द मोरल एंड एंथुजियाज्म ऑफ द एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ जाएगा इन द सेंस ऑफ द वर्क, इन द सेंस ऑफ द अदर थिंग, क्योंकि उसको अपने नेटिव में जाने का मौका मिला है। एज पर दिस एग्जाम्पल, कई बार दूसरी जगह होता है तो वहाँ पर भी प्रमोशन होता है तो सैलरी बढ़ती है, पावर आता है, ट्रांसफ़र होती है तो मे बी उसको पहले से ज़्यादा अच्छा सैलरी के सिवा और भी बेनिफिट मिल सके, तो दैट इज़ गुड थिंग।
Next and last one, another internal sources. Here it is, waiting list. A waiting list is the list of candidates who had applied in the past but could not be absorbed. यानी when the process was started, ये सोर्सेस हम देखेंगे बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर में कि ये हम उनसे कैसे एप्लीकेशन मंगवाते हैं. सो व्हेन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस स्टार्टेड, समझ लो कि एक महीने के पहले आपने रिक्रूटमेंट करना है और आपने किसी लोगों से एक्सपीरियंस के बेस ऊपर, उनके क्वालिफिकेशन के बेस पर कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मंगवाई है. वो आपको मालूम है एप्लीकेशन कैसे आती है, थ्रू द एडवर्टीजमेंट और इसके बाद देखने वाले हम. राइट, तो वो जो एप्लीकेशन आपने मंगाई, अप्लाइड किया है सब लोगों ने पास्ट में, बट उनको उस टाइम पे हमने जॉब नहीं दी थी बिकॉज देयर मैरिट वेर मीन्स लो. ओके, मे बी उनसे ज़्यादा अच्छे लोग हमें मिल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ दी पर्टिकुलर टाइप ऑफ दी टेस्ट और वगैरह वगैरह जो आप अपने यूनिट में करना चाहते हो उसके हिसाब से. सो वो एब्सॉर्ब नहीं हुए थे. लेकिन सच अ लिस्ट इज़ यूजफुल फॉर द रिक्रूटमेंट एट अ लेटर डेट, बिकॉज अगर 5 बंदे को लेना है और 15 जनों ने अप्लाई किया है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं हमारी कंट्री में कि 5 के सामने 15 अप्लाई करें, 5 के सामने 500 ही अप्लाई करेंगे, लेकिन 5 के सामने समझ लो 15 ने अप्लाई किया है, उसमें 5 का सिलेक्शन कर लिया, 10 अभी भी पेंडिंग है, और 10 में से जो पीछे वाले 5 है उसको हम निकाल देते हैं, लेकिन जो 6, 7, 8, 9, 10 है वो अच्छे बंदे हैं. बिकॉज ऑफ हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हमने उनको लिया नहीं है, लेकिन अभी उसकी नेसेसरी हुई, राइट, लेटर डेट में हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ा. सो दिस हेल्प्स टू अवॉइड द एडवर्टीजमेंट. तो ऐसे हमने उनको रखा था अपने पास 6 महीने 8 महीने के पहले, तो इसको हम हमारे पास रखते तो क्या होगा, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस बचेगा, फिर से हमें एडवर्टीजमेंट नहीं देनी पड़ेगी. दैट मीन्स कि देयर इज नो नीड टू गिव एडवर्टीजमेंट वंस अगेन टू रिक्रूट द डिफरेंट टाइप ऑफ द पोस्ट और वैकेंसी. राइट, सो टू अवॉइड द एडवर्टीजमेंट एंड ऑल्सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल ओवर अगेन. आपने पूरा काम कर लिया है ना, प्रोसेस पूरा, अगर आगे आएगा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देखना आप, इसके बाद जो सिलेक्शन होगा वो अलग अलग पॉइंट है, उसमें पूरा 1-2 महीना निकल जाता है, 3 महीना भी कभी निकल जाता है. तो वो फिर से प्रोसेस ना करना पड़े, तो वेटिंग लिस्ट इसके लिए जरूरी है. सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल ओवर again, so there is no need of that one. We can avoid this one. So as and when required, candidates can be recruited from this list as per their order or merit. That is means order of merit के हिसाब से. तो हमने शायद लिखा हो हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके हिसाब से हमने 100 मार्क्स में उसको डिवाइड किया, और 100 में से हमारा टारगेट ऐसा कि 80 अप हो, उनको पहले प्रेफरेंस दो, तो हमने ऐसे 5 ले लिए. फिर 80 से 60 के बीच में दूसरे 5 थे, हमने उनको वेटिंग में रखा था. 60 के नीचे जो थे हमने उसको निकाल दिया, लेकिन जो 5 बंदे थे वो 60 के 80 के बीच थे, उनमें से हमने जो वेरी नियर होता है 80s के उसको हमने काम दे दिया, तो कि फिर से ये प्रोसेस ना करना पड़े. तो ये मेरिट के हिसाब से होता है. तो याद रखना ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. इट इज़ ऑलवेज और एज पर देयर ऑर्डर ऑफ मेरिट. उनका जो मेरिट बनता है वो मेरिट्स में आपका क्वालिफिकेशन देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, राइट, आपकी जो एक्स्ट्रा जो जॉब के रिलेटेड जो भी डिग्रीज हो, राइट, उसके हिसाब से समझ लो कि अकाउंटेंट चाहिए तो BCom MCom बराबर है, उसका एक्सपीरियंस 10 साल का है वो भी अच्छा है, तो उसके ऊपर टैली आना चाहिए, तो वो एक प्लस पॉइंट है. टैली ERP 9.1 जो है विथ GST, तो ये सब आना चाहिए. कंपनी लेवल पर जो अकाउंट्स लिखे जाते हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब जरूरी है, तो उसको भी ध्यान पे रखो. ऐसे कई मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग में उसने रीजनल मार्केटिंग किया या पूरी कंट्री का डिपेंड्स, तो उसके हिसाब से हम उसका एक्सपीरियंस भी देखेंगे डिग्री के साथ. तो वेटिंग लिस्ट वहाँ पर काम लगेगा. तो वेटिंग लिस्ट क्या है याद रखो फिर से, 1 मार्क में कई बार, सो मैनी टाइम, पुराने सिलेबस में भी और नए सिलेबस में कई बार आता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटिंग लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट क्या है. तो याद रखना, waiting list is the list who had applied in the past but could not get the job or could not be absorbed, और उसको अब हम टुडे आज उसको यूज़ करने वाले, उसके हिसाब से हम वेटिंग लिस्ट मानते हैं. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द इंटरनल सोर्सेज. ये जो सोर्सेज हमने देखे 6 अलग अलग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉय, रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, प्रमोशन विद ट्रांसफ़र एंड वेटिंग लिस्ट. ये 6 पॉइंट हम हमारे बिजनेस यूनिट के अंदर से ही कर सकते. दैट मीन्स कि देयर इज़ नो नीड टू गो आउटसाइड. हमें बाहर से कोई बंदे को लाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ देयर इज़ अ नीड अराइज, इफ़ देयर इज़ अ वैकेंसी, इफ़ द न्यू पोजिशन और न्यू पोस्ट इज़ क्रिएटेड, यू कैन यूटिलाइज योर ओन एम्प्लॉयज़ फॉर दिस पर्टिकुलर चीज, जिसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सटर्नल. अब हमारा काम जो है वो शायद इंटरनल सोर्स से फुलफिल नहीं होता है, तो वी हैव टू लुक आफ्टर आउटसाइड ऑफ द बिजनेस यूनिट. अब हमें बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्सेज में. पहला वाला थ्रू एडवर्टीजमेंट. तो जाहिरात दो, यानी एडवर्टीजमेंट दो. अब न्यूज़पेपर्स में आप देखते हो
जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो सब न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो. सो सी, इट इज़ एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव फॉर रिक्रूटमेंट के लिए अच्छी चॉइस है ये. एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड थ्रू एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर में ऐड आती है જોઈએ છે, राइट. आपको मालूम है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड लिखते हैं वो न्यूज़पेपर में. फिर बिजनेस जर्नल्स आते हैं, कई हमारी कंट्री में कई बिजनेस जर्नल्स हैं जो वीकली आते हैं, कई डेली भी आते हैं. जर्नल्स यानी वीकली तो नहीं होते जनरली, वो वीकली डेली नहीं होते, वो वीकली होते हैं या फोर्टनाइट होते हैं. और ऑल्सो पीरियडिकल्स भी आते हैं फॉर स्पेसिफिक पोस्ट. तो ये सब के लिए, जैसे कि हर वेंसडे होता है तो एक न्यूज़पेपर है, उसकी एक स्पेशल सप्लीमेंट्री आती है, राइट. उसमें सिर्फ और सिर्फ असेंट, उसका नाम असेंट है. मैं बोल देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में हर वेंसडे एक सप्लीमेंट्री आती है, राइट, जिसका नाम है असेंट. उसमें जॉब के सिवा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, स्पेशल उसी के लिए उन्होंने ये बनाई है. तो वो जनरली हर वीक में भी न्यूज़पेपर में आ जाती है. तो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए उनमें इंफॉर्मेशन होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, candidates can also apply online after seeing the advertisement on internet, टीवी और वेबसाइट्स. तो नाउ इट इज़ वेरी इजी. ये आगे हम देखेंगे कि अभी के समय में बहुत इजी वे है. न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, उसके बाद पहले तो क्या था, आपको पोस्ट करना पड़ता था. आपको जनरली वो पोस्ट करने के बाद उसको मिला कि नहीं सामने वाले को, उसके लिए हम RPD करते थे. वो हम 11 स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं कि RPD कैसे किया जाए. तो ये सब ध्यान में रखे हुए कई बार उनको ऑन टाइम नहीं भी मिलती थी. हमारी जो वैकेंसी के रिलेटेड हमने अप्लाई किया था वो पोस्ट उनको नहीं मिलती थी. तो फिर अब तो इजी हो गया है कि नाउअडेज इट इज़ वेरी इजी कि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, ओके, थ्रू द ईमेल, वाया ईमेल. टीवी वेबसाइट्स के ऊपर उसका ईमेल एड्रेस देते हैं, वेबसाइट पर उसका एड्रेस होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं. तो हालांकि डायरेक्ट ये सब कुछ अब तो हो गया है. सो देयर इज़ नो नीड टू पोस्ट द पर्टिकुलर रिज्यूम और योर CV. So we can apply online in short. So a large number of applications can be received from distant corners of the country, because पहले क्या था कि इन लोकल न्यूज़पेपर वो देते थे. समझ लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है जामनगर में, उनको किसी चीज़ की कोई एक पर्टिकुलर बंदे की ज़रूरत है, सिर्फ एक यूनिट के लिए 20 बंदे की ज़रूरत है, समझ लो एम्प्लॉयज़ की. तो वो जामनगर में पहले एडवर्टीजमेंट देगा. आउटसाइड ऑफ दी जामनगर दे विल नॉट गिव द एडवर्टीजमेंट, शायद ऐसा हो. तो एक लोकल न्यूज़पेपर जामनगर में आता हो, उसमें वो एडवर्टीजमेंट दे देगा, तो बाहर का कोई अप्लाई नहीं करेगा. अच्छा, अगर उन्हें पूरे गुजरात से किसी को लेना है तो वो जो लीडिंग न्यूज़पेपर है गुजरात का, गुजराती न्यूज़पेपर, उसमें दे देंगे. लेकिन उनको आउटसाइड ऑफ दी स्टेट से भी चाहिए. उनको ऐसा होना चाहिए कि सबको जो अच्छा बंदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सके. वैसे तो सब गुजराती ज़्यादा से ज़्यादा काम कर ही सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है उनको कॉर्नर ऑफ द कंट्री से किसी को भी लेना है, तो फिर वो लीडिंग न्यूज़पेपर जो कंट्री का होता है उसमें दे देते हैं. जैसे दैनिक भास्कर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, द हिंदू, हाँ कई पेपर्स है, उसमें वो दे सकते हैं. सो डिस्टेंस कॉर्नर ऑफ द कंट्री दे विल रिसीव द applications. Right candidates can be selected by this method. So we can select the particular person, right candidate from this method. अब ये मेथड सिंपल नहीं है. एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसमें एप्लीकेशन आएगी, उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब कुछ हो सकता है, राइट. तो डायरेक्टली तो किसी को हम रिक्रूट कर सकते नहीं. ओके, सो दैट इज डिपेंड अपॉन यू, दैट मीन्स डिपेंड अपॉन द ओनर. Now next one, second one, through employment exchange. अब ये जो अभी का समय जो है उसमें ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो वैल्यू है, जो उसकी हम बोल सकें कि उसका जो पर्टिकुलर वे ऑफ रिक्रूटिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है. उसके हिसाब से शायद पिछले 15, 20, 25 सालों के हम जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखें तो मे बी government gave this particular type of the work through this one. Government gave the work to the different people. लेकिन किनको मिला किनको नहीं मिला इसका रेशियो हमको नहीं मालूम होता है. लेकिन मे बी ये प्रोसेस जो थोड़ा डिफरेंट है रेगुलर प्रोसेस से. देख लेते. पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ prospective candidates who are unemployed and in search of jobs. तो ये एक्सचेंज का क्या है. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं. और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, दे आर ऑलवेज प्रोवाइड द सर्विसेज विद द पेमेंट, यानी ये पेड सर्विसेज है. आपको ईयरली उनका चार्ज जो होता है वो देना पड़ता है. कई बार यूनिट नया खुला हुआ होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो पर मंथ आपको
एक कॉल के ऊपर 100 रुपीज़ ऐसा होता है, एज पर माई नॉलेज है, इसमें प्लस माइनस रहता है कि अगर आपने अकाउंटेंट के लिए जॉब के लिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इन्फॉर्मेशन दी है तो कोई एक एरिया में आपको बाहर नहीं जाना है, सिर्फ सिटी में रहना है, तो आपको कॉल करेंगे यहाँ पर किसी न किसी जगह पर एक अकाउंटेंट की जॉब है, आप इंटरव्यू दे के आओ, अगर सक्सेस हो तो पहली जो सैलरी है उसका 10% 15% हमारा, या फिर एक कॉल का 100 रुपीज़, राइट। उसके बाद जॉब लगे ना लगे डिपेंड्स, वो उनके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से वो डिमांड करते हैं, लेकिन ये हर बार सही नहीं होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको बता रहा हूँ। कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ती है पूरे साल की 1500 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, और वो कॉल आपको करते रहते, जाना नहीं जाना आपकी मर्जी की बात है, राइट, सिंपल चीज़ है। लेकिन ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में होता है, पब्लिक एक्सचेंज जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है आपने आपकी जो डिग्री है उसका। So public and private employment exchanges prepare a list of prospective candidates who are unemployed and in search of jobs। तो इनका एक लिस्ट बनता है ये एक्सचेंजेस के थ्रू, those who are really in need of job, कोई कुछ भी काम नहीं करता है उनके लिए ये है, और वो सर्चिंग जॉब में है। कीपिंग इन माइंड देयर डिटेल्स लाइक नेम, address, qualification, experience, skills, etc. The employment exchange provides a list of such qualified, right? सो समटाइम इन हैपन्स कि ये सब कुछ सेंटर में रखना पड़ता है। नाम एड्रेस कॉमन है, चलो, क्योंकि एड्रेस इसलिए कि जनरली ऐसा होता है कि अगर नियर बाय हो तो पहला प्रेफरेंस आपको मिले, फिर उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को भी देखा जाता है, और आप क्या आपकी स्किल क्या है उसको भी आपको एक फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें भी उसको देखेंगे। सो ऑन दैट बेसिस दैट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ई, हम उसको ई बोलते हैं, डबल ई प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ सच क्वालिफाइड, ये लिस्ट उनके पास रहता है, बट अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट एज एंड व्हेन आस्क्ड फॉर बाय बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये सब कुछ जब कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज यूनिट होता है, यूनिवर्सिटीज़ होती है, कई स्कूल्स कॉलेजेस होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सब में डिमांड रहती है, राइट। ये लिस्ट सभी के पास जाता है, तो उनको अगर शायद ऐसा लगे कि ये बंदा हमारे लिए ज़रूरी है, अच्छा है, तो डायरेक्टली एक्सचेंज उनको ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, और उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन सीधा ही हमारा कॉन्टैक्ट कर लेता है, यूनिवर्सिटी डायरेक्टली हमारा कॉन्टैक्ट करती है। तो लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स एंड एज एंड व्हेन आस्क्ड फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज दे विल प्रोवाइड, सो दे then may select suitable candidates from this list। so it is depend upon the business enterprise को उनको किसको लेना है। कई बार ऐसा होता है कि they are always in demand of the experienced person, somehow they are in need of the freshers, okay, so directly वो recruit कर सकते हैं depend upon the particular time period। तो ये दो external sources के point हुए। let's move to the third one क्या है देख लेते हैं। through educational institutes, the best way, one movie was there and very successful, we can say hit movie, 3 Idiots, right। उसमें आपने देखा है कि एक कैंपस इंटरव्यू हुआ था, राइट। उसमें कोई एक बंदा जो है राजू रस्तोगी, राइट, या उसको इसलिए याद करा दो कि आपको थोड़ा उसको याद आ जाए, उसको जॉब मिलती थी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसको कैंपस इंटरव्यूज भी बोलते हैं। सो मैनी एंटरप्राइजेस मेक रिक्रूटमेंट बाय दिस मेथड इन मॉडर्न टाइम्स। सब लोग यही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रैंकर होता है उसको वो सीधा ही अपने पास ले जाता है। अभी एग्ज़ाम बाकी होती है कई बार, राइट, उससे पहले उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है, आफ्टर एग्जामिनेशन दे कैन जॉइन, ये होता है सभी जगह, राइट। और रैंकर्स कौन है, वो रैंकर्स को थोड़ी ना पूछेंगे, क्लास में थोड़ी पूछेंगे किसके कितने परसेंटेज, वो तो फॉर्मेलिटी होगी, वो एडवांस से सब इन्फॉर्मेशन लेके ही आते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ दैट कॉलेजेस एंड स्कूल्स। एक्चुअली कॉलेजेस, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स मोस्टली कॉन्टैक्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स है जनरली अभी तो उसकी डिमांड है, तो वो डायरेक्टली कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का कांटेक्ट करेंगे एंड कंडक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज एंड नॉलेजेबल पर्सनल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कई बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद आ जाते हैं ये सब करने के लिए, और कई बार उनके जो सिस्टर कंसर्न्स कंपनीज होती है, राइट, उनके अंडर में काम करती है, फिर किसी को वो आउटसोर्सिंग का काम देते हैं। ऑन दैट बेसिस द रिक्रूटमेंट इज डन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। मोस्टली कॉलेजेस में जाके डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कर देते थे एंड कैंपस इंटरव्यू और कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाता है, ओके। और यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, स्पेशलाइज एंड नॉलेजेबल पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स यू कैन ईजिली गॉट। द रिक्वायर्ड पर्सनल कैन बी रिक्रूटेड by obtaining names from the heads of the concerned institutions, यानी HODs। जब आप डिपार्टमेंट्स में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो प्रिंसिपल्स भी होते हैं, और उसके ऊपर जब डिपार्टमेंट में जाओगे मास्टर्स लेवल में, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं होते, वहाँ पर HOD होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जो डिपार्टमेंट है वहाँ से जो रिक्रूटेड है, वो रिक्रूटमेंट के हिसाब से जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उनके हिसाब से सबसे नाम ले लेंगे, कंसर्न इंस्टीट्यूशन होती है, ओके। और उसके बाद वो अरेंज करेंगे कैंपस इंटरव्यूज। सर अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी याद रखनी है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स उनकी ज़रूरत है, ओके, उनको वो कैसे रिक्रूट करेंगे,
जो ज़रूरियात वाला है उसी का नाम ये हेड्स देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग होते हैं उनकी खुद की कंपनियाँ होती है लेकिन वो स्टूडेंट होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं उनको उनका गोल तय ही है कि उनको यही करना है, तो फिर उनके नाम नहीं भेजे जाते क्योंकि वो प्रोसेस लंबा हो जाता है। फिर जो नाम जरूरी है और जिसको जॉब चाहिए उनका ही नाम हेड्स देते हैं, राइट, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद वो कैंपस इंटरव्यू अरेंज करते हैं। So such placement camps are, or this type of the campus interviews are arranged every year at various institutions like Indian Institute of Management। पहले चैप्टर में हम देख चुके हैं IIM में ये होता ही है हर साल। अभी तो आपने एडमिशन भी शायद कंप्लीट किया है, आपका कोर्स चालू हुआ है, विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू विल गॉट द जॉब, ये है, राइट। देन आफ्टर IIT, दिस वाज देयर इन दैट पर्टिकुलर मूवी में बोला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। तो ये सब है, याद रखना कि कौन ऐसा करता है। ये तो सिर्फ दो जो बड़े दिग्गज है उनके नाम दिए गए हो, इंस्टीट्यूट है उनके, बाकी कई कॉलेजेस है। हाँ, हम यहाँ नाम नहीं ले सकते, हजारों कॉलेजेस हैं इंडिया में, हम एक दो का नाम लेते तो BK स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ऐसी कई है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, निर्मा के अंदर निर्मा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, ये सब डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो ही जाता है, राइट, विदाउट फेल। सो कीप इन माइंड दिस थिंग कि इनको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू गॉट द एडमिशन इन दिस वन यू गॉट द जॉब। सो दिस इज़ थ्रू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आगे जाते हैं थ्रू द ट्रेड यूनियंस। जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और वहाँ से हम कॉलेजेस की बात करते हैं और वहाँ से हम डायरेक्टली अगर स्टूडेंट्स को ही लास्ट ईयर में हो या कंप्लीसन, नियर बाय कंप्लीसन ऑफ द डिग्रीज हो, मास्टर्स हो, तो वहाँ से ले लेते हैं। वैसे भी ये सब कुछ सही है, लेकिन ऐसे कई बार ऐसा होता है कि within the completion of the time period maybe they are not ready to do the work, they don't want to do the work, whatever, सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ट्रेड यूनियंस पर। ये ट्रेड यूनियंस कौन है? तो આપણે વેપારી મંડળો કહીએ, ગુજરાતી વર્ડ છે, રાઈટ। સો ટ્રેડ યુનિયન્સ આર ધેટ યુનિયન્સ કે अंडर दैट वन डिफरेंट ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर डन, राइट। महाजन जिसको बोलते हैं वो सब यहाँ आते हैं और उनका ईयरली जो भी है तो उसके हिसाब से उनके पास सभी लिस्ट होता है कौन कौन से लोग हैं। तो ट्रेड यूनियंस कैसे काम करते हैं? ट्रेड यूनियंस मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी उनका एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी उनकी रिक्वायरमेंट है। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लेस वर्क और ड्यू टू एनी अदर रीज़न वर्कर्स आर रिट्रेंच्ड। तो कई बार ऐसा होता है ट्रेड यूनियंस के आपको लेकिन मेंबर बनना ज़रूरी है। हाँ, ट्रेड यूनियंस ऐसे लोग हैं जो पूरे एक एरिया है, समझ लो कि सूरत, सबसे ज़्यादा ट्रेड यूनियंस अहमदाबाद सूरत में पहले थे, दैट बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट टाइप ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स। तो वहाँ पर ये जो वर्कर्स है उनका एक यूनियन होता है, उनका एक यूनियन लीडर होता है, कई मूवीज़ में आपने देखा है, राइट। तो वो ट्रेड यूनियंस में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, मंथली या ईयरली उसकी फ़ीस होती है, वो भर देते हैं आप। तो कई बार कई जगह पर किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट में काम नहीं है तो उनको रिट्रेंच किया गया है, उनको निकाल दिया गया है। वर्कर्स है तो हर रोज़ आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर काम होता है तो ट्रेड यूनियंस उनको हर रोज़ काम देते हैं और कोई एक रीज़न है उससे उनका वर्कर्स को रिट्रेंच किया है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन वर्कलोड whenever the need arises for more employees, such retrenched workers can be recruited with the help of trade unions। तो ट्रेड यूनियंस डायरेक्टली कोई ऑर्गेनाइजेशन को या यूनिट को सप्लाई देता है इस टाइप के कई लोगों का। सो सिंपली आई कैन से कि ये ट्रेड यूनियंस का काम बहुत यूनिक है। ये चाहते ही है कि उनके जो भी मेंबर्स है, राइट, उनको प्रॉपरली काम मिल जाए। अगर उनको रिट्रेंच किया गया है तो जहाँ पर एक्सेस है वहाँ से रिट्रेंच किया है, तो जहाँ शायद नीड अराइज होती है, राइट, शॉर्ट टाइम पीरियड पे जहाँ पर कोई है नहीं, हमने आगे भी देख लिया कि जब शॉर्टेज हो जाएगी तब कहाँ से लाएंगे, तो ये लोग ट्रेड यूनियंस को प्रोवाइड करते हैं। अब कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कहाँ पर ये ट्रेड यूनियंस ऐसा काम करवाते हैं, तो कहाँ पर ये होता है मोस्टली? तो दिस ऑफन हैपन्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल ये याद रखना, तो टेक्सटाइल एंड माइनिंग इंडस्ट्री में ये होता है क्योंकि मैंने अभी आपको बोला मिल, जो मैंने टेक्सटाइल मिल्स बोला आपको शुरुआत में, तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि कोई एक सीज़न आती है, वहाँ पर काम ज़्यादा होता है, सीज़न ख़त्म हो जाती है, 6-8 महीने के बाद काम बहुत हो जाता है, वो रिट्रेंच हो जाते हैं, फिर उनकी ज़रूरत फुलफिल नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है। सो एट दैट टाइम दे विल गॉट द जॉब इन अदर, बट माइनिंग और इसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट वन है, फिफ्थ वन, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स ने टेंडर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, टेंडर बाहर पड़ता है कोई कंपनी का, ओके, यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ द टेंडर, 25,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, वॉट एवर। वह टेंडर में आपको सप्लाई देना होता है पूरे साल के लिए, वर्कर्स का, कई बार ट्रक्स का, कई बार का कार्स का,
है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, उसमें ट्रक्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ भी ड्राइवर होते हैं। तो और मोस्टली हम वर्कर्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या काम करते हैं देख लो। इन दिस सिस्टम अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंटरप्राइज एंड द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ वर्कर्स। और ये भी कॉन्ट्रैक्टर है वो रजिस्टर होता है मैन पावर जो प्लानिंग होता है उसके अंडर में, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एचआरडी डिपार्टमेंट, एचआरडी है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, नेशनल लेवल पर उनका इंस्टीट्यूशन होता है। अंडर दैट वन दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स दैट वी आर द मैन पावर सप्लायर्स, राइट। सो देन एंड देन दे बिकम द कॉन्ट्रैक्टर। डायरेक्टली वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनते हैं, कीप इन माइंड। सो दे द पर्टिकुलर पर्सन, वो एक ग्रुप होता है कॉन्ट्रैक्टर का या एक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो सप्लाई करते हैं वर्कर्स, simple. So they have more than different contracts in different companies. Okay, so there is a deal or contract between business enterprise and contractor that always supply the workers. So the contractor takes the responsibility of arranging workers यानी laborers को सप्लाई देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस। द कॉन्ट्रैक्टर इज इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ द लेबरर्स। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टर से आपको अच्छे रिलेशंस बनाए रखने पड़ेंगे। अगर उसका कोई रजिस्ट्रेशन चलता है तो उसमें आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ लेबर, राइट। आपका नंबर भी होगा तो वो नंबर से आप पहचाने जाओगे, तो ये लेबरर्स जो है वेरियस टाइप्स को इससे यहाँ मिल सकते हैं। सो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, राइट, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड that contractor arranges for laborers at fair wages. Okay, wages rate are different sometimes, okay, as per the season, as per the work। कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से वेजेस देते हैं लेकिन फेयर वेजेस मिलते हैं। दिस ओपन हैपन्स विद द वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ये भी याद रखना 1 मार्क के लिए। कॉन्ट्रैक्टर्स जो होता है वो कैसे सप्लाई देता है वो आपको मालूम पड़ गया, लेकिन वो कौन सी इंडस्ट्री में जरूरी है तो मोस्टली कंस्ट्रक्शन में। आपको मालूम है हमारी सिटी में भी कोई पर्टिकुलर 1-2 एरिया है वहाँ पर ये खड़े होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ। And then after contractor supply the particular workers and laborers for the one work, one day, then after second day new, third day, फिर 5 दिनों का 10 दिनों का काम हो तो 10 दिन के लिए फिर वो वहाँ ही चले जाते। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में भी है, फिर से टी प्लांटेशन में हमारे कंट्री में है ये। सो इन दिस पर्टिकुलर एरियाज, 3 एरियाज थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स द वर्क इज डन, एंड ऑल्सो हर एक कंपनीज में भी ये होता है। सो इन दिस मेथड देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स बीइंग एक्सप्लॉइटेड। द रीजन इज दैट व्हाई दे आर एक्सप्लॉइटेड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वन। तो समटाइम इट हैपन्स के वर्कर्स आर मे बी दे आर नॉट गेटिंग द फेयर वेजेस ऑन टाइम। समटाइम्स दे आर गेटिंग ऑन टाइम बट द फेयर वेजेस आर नॉट देयर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर्स को एक साल के एक वर्कर के 500 मिलते हैं हर रोज के, और वो 500 नहीं ज़्यादा होगा है तो 300 मिलते हैं, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने वर्कर्स को 250-270 देता है। हज़ारों कॉन्ट्रैक्टर उनके पास होते हैं, तो वो ऐसा है नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। कई कॉन्ट्रैक्टर अच्छे भी होते हैं जो जितने प्राइजेस वो कंपनी से लेते हैं वही सेम प्राइजेस वो वर्कर्स को भी देते हैं, लेकिन उनका भी कमीशन बेस्ड वर्क होता है, इसलिए तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है। सो सम ऑफ द परसेंटेजेस आर टेकन बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द वर्कर्स, उसके हिसाब से तो उनका काम चलता है। तो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और टी प्लांटेशन में ये ज़रूरी है। एक्सप्लोटेशन है, और हम बोल सकते हैं कई स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन अंडर दिस कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जनरली यहाँ पर कौन काम करता है, अनदर 1 मार्क क्वेश्चन। जनरली अनस्किल्ड लेबरर्स आर सप्लाइड बाय दिस मेथड। तो कॉन्ट्रैक्टर की जो मेथड है वहाँ हर कंपनी में ये चलती है, लेकिन मोस्टली कहाँ पर ये होता है हमने नाम देखा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि स्किल वर्कर्स को ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करने की जरूरत है, दे विल गेट डायरेक्टली जॉब, राइट, थ्रू द ट्रेड यूनियंस और थ्रू द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पर जो अनस्किल्ड लेबरर्स कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं अंडर में, जो भी अनस्किल्ड लेबरर्स है आपको मालूम है काम कौन क्या क्या काम करते हैं। तो फिर जो डिगिंग है वगैरह वगैरह जो होता है, राइट, इंडस्ट्रीज़ में, तो टी प्लांटेशन में जब पिकअप करना होता है जब पर्टिकुलर लीव्स ये सब होता है, तो उसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। हालांकि कई बार ज़रूरत हो तो उसको स्किल से काम करवाया जाता है, लेकिन अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए ये है, सिर्फ यही याद रखो। नाउ द लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन, सॉरी, रिक्रूटमेंट एट द गेट। वर्कर्स कैन बी रिक्रूटेड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस बाय प्लेसिंग अ नोटिस एट द फैक्ट्री गेट, एंड मोस्टली आपने GIDC में देखा होगा। एंड दिस मेथड इज़ मोर सुटेबल फॉर डेली वेजेस। ये भी याद रखो कि जो रिक्रूटमेंट एट गेट है ये पर्टिकुलर कौन से यूनिट के लिए होती है, तो मोस्टली GIDC में जो इंडस्ट्रियल एरियाज होता है उसमें, लेकिन ये जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रेड यूनियन से बहुत डिफरेंट है। दोज हु आर फॉर द डेली वर्क, कई बार ऐसा होता है कि डेली वेजर्स होते हैं
उनको आज काम यहाँ पर मिला तो चले जाएंगे, नहीं मिला तो फिर घर पे बैठे रहेंगे, फिर कोई छोटा बहुत 100-200 का काम कर लेंगे। सो फॉर देम अगर उनको काम नहीं मिलता तो ऐसे रिक्रूटमेंट गेट के हिसाब से वो जा सकते हैं। दोपहर के बाद जाए तो दे विल गेट हाफ अमाउंट, यार 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ मिलते हैं। जो 400 का काम होता है वो 200 में करना पड़ता है, लेकिन ये डेली वेजेस के लिए ज़रूरी है। फिटर, वेल्डर, ये सब आपने देखा होगा बाहर लिखा होता है GIDC में। तो ये एक मार्क का क्वेश्चन है। नाउ लास्ट वन ऑफ द बेस्ट मेथड, मॉडर्न मेथड। ये सेपरेटली पूछा जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स रिक्रूटमेंट कैन बी मेड बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो हम यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करके कहीं ना कहीं तरह रिक्रूटमेंट करवाते हैं एज अ इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो वेरियस एजेंसीज रजिस्टर्स द बायोडेटा ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। ये प्रोस्पेक्टिव वर्ड याद रखना, जो रेडी टू द वर्क है, और हम इसको बोल सकते हैं कि जिसको काम करना है, वो संभवित हम जिसको प्रोबेबल बोल सकते हैं वैसे लोग। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं, वेरियस एजेंसीज होती है, ये क्या करती है, अलग अलग लोगों के बायोडाटा रजिस्टर करती है, दोज हु वांट टू डू द वर्क कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट्स लिस्ट में। सो वेन एवर देयर इज अ वैकेंसी, दिस एजेंसीज और द बिजनेस यूनिट्स कैन यूज दिस फैसिलिटी टू गेट द रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स. So these different agencies gather the different information from the different people, those who are registered under the particular site. और जब भी जिस यूनिट में वैकेंसी होती है, ये एजेंसी बिजनेस यूनिट को सप्लाई कर देती है सब रिक्रूटमेंट, सब पर्टिकुलर रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स जिसको जहाँ जाना है उसके साथ, क्योंकि आपको प्लेसेस भी पूछे जाते हैं नियर बाय आपके पर्टिकुलर सिटीज़ में होनी चाहिए, आउटसाइड, उसके हिसाब से वो आपको इन्फॉर्म करती है ये एजेंसीज। इंटरनेट की बात है। फॉर दिस ऑल द producers are done online, and like application whatever the procedure, sorry not producers, जो मेथड होती है राइट, उस मेथड में हमेशा ऐसा होता है, कई बार ऐसा हम भी सोच भी लेते हैं कि इससे कैसे रिक्रूटमेंट हो सकता है। सो जी ये तो प्रोसीजर बहुत लंबी नहीं होती है, तो थ्रू दिस प्रोसीजर एवरीथिंग इज़ डन ऑनलाइन, सब ऑनलाइन होता है, आपका रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होता है, आपको इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन मिलती है थ्रू द ईमेल, एंड कई बार आपको मैसेजेस भी आता है, कॉल भी आता है, लेकिन डिपेंड्स वो कैसा टाइम पीरियड है उसके ऊपर है। लेकिन ये सब कुछ प्रोसीजर जो होता है ऑनलाइन होता है। कैसे, तो स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन, आपकी एग्जाम्स टेस्ट होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं, रिजल्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो कीप इन माइंड विच थिंग्स आर डन ऑनलाइन इन द मॉडर्न मेथड, एप्लीकेशन, एग्जाम यानी टेस्ट, एंड रिजल्ट्स, अपॉइंटमेंट्स। सो इन दिस मेथड द कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट इफ़ ही इज़ वेल वर्स्ड विथ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि द पर्सन मस्ट बी वेल वर्स्ड एंड वेल एक्सपीरियंस, स्किलफुल विद द कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शंस, यानी इंटरनेट से भी जुड़ा होना चाहिए और इंटरनेट का यूज़ करना उसको आना चाहिए, तो भी ये काम हो सकता है कंप्यूटर कनेक्टिविटी। नाउ इट्स इट इज थ्रू द मोबाइल फोन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द एप्स ऑल्सो, लेकिन वेल वर्स्ड विद द कंप्यूटर इज कंपल्सरी एंड विद इंटरनेट। सो जनरली दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉइज। ओके, सो दो ही जगह पर हमने नाम सुना कि कहाँ स्किल अनस्किल की ज़रूरत है। स्किल की मॉडर्न मेथड में ज़रूरत है, या अनस्किल जो होता है वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो ये दोनों याद रखना है एक मार्क के लिए, और मॉडर्न मेथड तो अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्टली हम अभी इसका यूज़ करते हैं, इससे रिक्रूटमेंट होती है। ओके, without meeting the person, without any type of the personal attachment, without any type of the contact, we can take the benefit of the one person. वो कंप्यूटर में कुछ भी करके हमको आंसर देता है, वो उसकी बात है, लेकिन डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर मॉडर्न मेथड वी कैन से इट्स द बेस्ट मेथड nowadays. So that's all from the my side. That is the end of the external sources of the recruitment. So we discuss here two, internal and external, and also in first session of this internal and external I gave the information that how to write the answer. Okay, अब इसके बाद जो भी सेशंस आएंगे, जो भी वीडियोस आएंगे, सब बोर्ड के थ्रू आएंगे, राइट। सो यू कैन इजीली मेक द नोट्स ऑल्सो, और बोर्ड वर्क है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Prepare the notes on daily basis. Only 6 or 7 students are submitting the daily works. Okay, so it is compulsory. आपका 11th भी ऐसे ही गया है तो 12th ऐसे ना जाए, समझ लो। राइटिंग स्किल मस्ट बी इम्प्रोवाइज बिकॉज यू आर इन 12th नाउ, एंड ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग दैट यू आर इन कॉमर्स, सो यू हैव टू राइट डाउन मोर देन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द MCQs और द अदर, वो 20 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होंगे। सो कीप इन माइंड दिस थिंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ।